हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआई केसेज के बारे में। एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक बाउंस होने पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। चेक बाउंस होने पर आप रुपए किस तरह से रिकवर कर सकते हैं अपोजिट पार्टी से, तो किस तरह से पूरी प्रोसेस चलेगी, इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट है जो हमारे चेक बाउंस को डील करता है। जब भी आपको कोई भी पर्सन आपको चेक दे देता है, कितने भी रुपए का हो, 1 लाख 2 लाख या कम अमाउंट, 1000 2000, आप उसको जाके बैंक में लगाते हैं और अगर वो इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से या किसी भी अदर एग्रीमेंट की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में आप उन रुपए को उसी पार्टी से जिसने चेक जारी किया है किस तरह से रिकवर करेंगे, कोर्ट के थ्रू, बैंक के थ्रू, ये पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको एक चेक दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक केस है जो ये चेक, अगर आपको क्लियर दिख रहा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसको क्लियरली दिखाएं। ये 5 लाख रुपए का चेक है एयू बैंक में, और जब ये चेक आपका बाउंस होता है तो इसके पीछे पूरी डिटेल्स लिखी जाती हैं। चेक के पीछे जब आप चेक जमा करवाएंगे तो इस तरह से अपनी डिटेल देंगे। इसको जमा करवाने के बाद यह आपकी जमा होने की रसीद होती है जो आप बैंक में इसके साथ लगाते हैं। अगर ये चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देगा। मैं कैमरामैन से फिर से कहूँगा कि रिटर्न मेमो बिल्कुल क्लियरली दिखाएं। ये ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, रिटर्न मेमो, जी गाइज। और इसके नीचे यहाँ आपको रीजन दिख रहा होगा, फंड्स इनसफिशिएंट। ओके, तो ये जो 5 लाख रुपए का चेक था, ये फंड इनसफिशिएंट होने की वजह से बाउंस हुआ है और ये 19 अक्टूबर को ही बाउंस हुआ है। ये डेट भी आपको इसमें मिलेगी। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तारीख को ये बाउंस हुआ है, 19 अक्टूबर, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। सो गाइज, अब मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले चेक जारी होने के बाद जिस तारीख को चेक जारी किया जाता है, ये चेक 25 अगस्त 2020 का था। तो हमारा एनआई एक्ट कहता है कि जितने दिन की वैलिडिटी है उस वैलिडिटी के अंदर आप इसको बैंक में डालें, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लेट हो जाते हैं तो 3 महीने आरबीआई ने हमें 3 महीने का टाइम प्रोवाइड करवा रखा है चेक के लिए। तो 25 अगस्त का था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 25 नवंबर से पहले इसको बैंक में डालना था, जो कि इसने ड्रोवी ने डाल लिया है। डालने के बाद ये चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस होने के बाद की जो प्रोसेस है उसको हम शॉर्ट में समझते हैं कि बैंक ने इसको बाउंस करते हुए रिटर्न मेमो प्रोवाइड करवाया 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को बाउंस होने के बाद जिस व्यक्ति के पास ये चेक था, मान लीजिए मुझे ये चेक दिया था किसी आदमी ने, तो मुझे अब 1 महीने के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, 1 महीना तो गलत होगा, 30 डेज़ के अंदर मुझे जिस आदमी ने ये मुझे चेक दिया था, ड्रोवर ने, लेखक ने, उसको मुझे 30 दिन में सूचना प्रदान करनी होगी। और वो रिटर्न सूचना होगी एक नोटिस की तरह, जिसको हम विधिक नोटिस बोलते हैं। किसी लीगल एडवाइज़र के जरिए भिजवाइए, एडवोकेट के जरिए भिजवाइए 30 दिन के अंदर कि आपका चेक बाउंस हो गया है और आप मुझे 30 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट करें। अगर 30 दिन में वो नोटिस मिलने के बाद, अब सुनिए, 30 दिन में मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी, अब जिस दिन उसको ये नोटिस मिलता है, सो गाइज, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर ड्रोवर को, लेखक को, मुझे चेक के रुपए देने हों। अगर वो अब भी रुपए नहीं देता है, मान लीजिए उसका इंटेंशन यही था कि चेक दे देता हूँ, रुपए होंगे नहीं अकाउंट में, अगला मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो 15 दिन में अगर वो हमें रुपए नहीं चुकाता है, रिस्पॉन्स नहीं देता किसी तरह का, तो 16वें दिन, और 16वें दिन से आप ये भी ध्यान रखिए, यानी 16वें दिन को अगर हम पहला दिन गिनते हैं तो उसके बाद मेरे पास 30 दिन रहेंगे कोर्ट में केस डालने के। मुझे 30 दिन के अंदर अंदर, यानी अब फिर से सुनिए, जिस दिन ये चेक बाउंस हुआ उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अगले से मेरे रुपए की डिमांड करना है। और वो डिमांड करने के 15 दिन में अगर मुझे रुपए नहीं देता है तो जिस दिन 15 दिन कंप्लीट हो गए उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे कोर्ट में केस फाइल करना होगा। ध्यान रखने की बात यह है गाइज कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, ये कंप्लेंट केस होता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसके लिए ट्रायल करता है। हर एक, मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट में अगर सेकंड क्लास करता हो तो हो सकता है वहाँ का रूल अलग हो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। तो जब मैं 30 दिन के अंदर कोर्ट में इसके खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल करूँगा और ये चेक, ओरिजिनल चेक, कोर्ट में जमा हो जाएगा। गाइज, इस प्रकार के चेक बाउंस के केस में
अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से चेक दिया गया था, यानी आपने किसी का चेक चोरी करके खुद से नहीं भरा है, राइटिंग भी अगले की है, साइन भी अगले आदमी ने किए हैं, अमाउंट भी उसने खुद ने भरे हैं, किसी तरह की कोई त्रुटि या शक की कोई डाउट का गुंजाइश नहीं है, तो इसमें कोई डिफेंस काम नहीं करता, किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं होता, यानी आपको आपका अमाउंट कोर्ट के थ्रू मिलेगा। अब अगर ये 5 लाख रुपए का जो मैंने आपको चेक दिखाया था, आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो इसके लिए मैं क्लियर करता हूँ कि कोर्ट के पास पावर है डबल अमाउंट देने की। अब डबल अमाउंट में कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कितना अमाउंट देगा। ये 5 लाख का चेक है तो कोर्ट के पास पावर है 5 लाख से 10 लाख के बीच आपको कितना भी अमाउंट देने का। तो मैक्सिमम इतने बड़े अमाउंट में कोर्ट 10 लाख पे आपको नहीं करेगा, बट आपका चेक अगर 10,000 20,000 का है तो हो सकता है 20,000 के चेक में आपको 40,000 दिलवा दे, बट 5 लाख में 10 लाख दिलवाना एक इनजस्टिस की तरह हो जाएगा। तो हो सकता है आपको केस का खर्चा 40-50,000 लगा के 5,50,000 या 6 लाख अमाउंट आपको दिलवा दे। मीन्स क्लियर बात यह है कि अगर आप किसी से चेक ले लेते हैं तो आपको चेक का अमाउंट ज़रूर मिलेगा। ये NI एक्ट 138 सेक्शन के अंडर इसमें कार्रवाई होती है कोर्ट। एंड गाइज लास्ट थिंग और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप NI में चेक बाउंस में केस फाइल करते हैं, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट चार्ज लगाता है या अगर उसको समरी ट्रायल करता है, चार्ज नहीं लगाता है, तो जिस दिन उसको आरोप उसका सुनाया जाता है कि हाँ आपके खिलाफ़ ये केस बनता है, उस दिन आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर 20% अमाउंट हमें दिलवाया जाए चेक का। 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप ड्यूरिंग ट्रायल। तो 20% 5 लाख का अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए आप ट्रायल के बीच में भी ले सकते हो कोर्ट से। गाइस इसकी जो अपील होती है डिसीजन के बाद, वो अपील सेशन कोर्ट में होती है और उसका प्रोसेस अपील के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। ये था हमारा NI चेक बाउंस का केस। थैंक यू गाइज। और सभी लीगल मैटर्स के लिए हमारे चैनल पे आपको जल्दी ही और भी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। अगली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी क्लेम होने पर, क्लेम के लिए, एक्सीडेंट होने पर क्लेम आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, दुर्घटना होने पर, बाइक एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट होने पर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, किस तरह से इंश्योरेंस पार्टी थर्ड पार्टी को पे करती है, या ड्राइवर और गाड़ी का मालिक किस तरह से लायबल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।